नमस्कार, मेरा नाम है संयम सिंघई और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम मौजूद हैं भोपाल के राजीव नगर में और मेरे साथ हैं नेहा ममतानी, जिन्हें भोपाल की मदर टेरेसा भी कहा जाता है। दरअसल नेहा ममतानी ने 40 से ज़्यादा बच्चों को गोद लिया हुआ है और इसके साथ ही वो उन 40 छोटे छोटे बच्चों को संभालती हैं, उनको पढ़ाती हैं और उन्हें शिक्षित करती हैं। शिक्षित के साथ उनको इस योग्य बनाती हैं कि वे आगे चल के कुछ बड़ा कर सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो आइए अब हम सीधा बात करते हैं नेहा ममतानी जी से, कहाँ से उन्होंने शुरुआत की इस फाउंडेशन की और कहाँ से उनके मन में ये ख्याल आया। नमस्कार नेहा जी, स्वागत है आपका सबकी खबर में। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कैसे आपने इस चीज़ की शुरुआत की। नमस्कार, मेरा बेटा आईआईटी कानपुर में जब सेलेक्ट हुआ 2011 में, तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ आसपास काफ़ी गरीब बच्चे भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, और वो मुझे ऐसा लगने लगा कि अपने बेटे को तो सब काबिल बना लेते हैं, तो कुछ गरीब बच्चों के लिए भी काम करना चाहिए। तो मैंने इन गरीब बच्चों के लिए घर पे बिठाना शुरू करा, लेकिन शुरुआती दौर में उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको ये लगने लगा कि ये लेडी अपना कोई पेपर में नाम छपवाना चाहती है, कुछ अपने आप को प्रचारित करना चाहती है। पर धीरे धीरे मैं इन लोगों को ये समझाने लगी कि नहीं, हमको इन बच्चों को पढ़ाना है। तो बोले नहीं, आप पढ़ाओगी तो हमारे बच्चे काम पे नहीं जा पाएंगे। तो मैं बोली नहीं, मैं कोई फ़ीस वगैरह लूँगी और इन लोगों को मैं आपको एजुकेट करके दिखाऊंगी। ऐसे धीरे धीरे उन लोगों को थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10। अब जब मैं ये सोनागिरी में रहती थी तब वहाँ पे 100 बच्चे हो गए थे, लेकिन उन बच्चों के साथ में इतना शोर कियोस्क मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो वो घर पे मैं नहीं कर पाती थी। तो मैं उनको मंदिरों में ले जाती थी करवाने के लिए, पर वहाँ मंदिरों में से भी बच्चों को हटा दिया जाता था। स्लम के इतने सारे बच्चे यहाँ बिठा दिए गए हैं, तुम नहीं, वो कहीं और ले जाओ। फिर मैं पार्क में ले जाती थी, तो पार्क में क्रीमी बच्चे खेलते थे तो बॉल मारते थे, फिर वहाँ से उठा के पेड़ों के नीचे पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे पास ऐसे प्रॉपर एरिया नहीं था। फिर हम लोगों ने किराए पे कमला नगर में मकान लेकर इन बच्चों के साथ में धीरे 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 एजुकेट करना शुरू करा। बच्चों का मन नहीं लगता था। एक सबसे बड़ी बात कल ही हुई, जो बच्चा वो पहला मेरे पास आया था, गाय चराता था, उसका पापा आज भी चौकीदार है एक आरोग्य धाम करके उसमें, वो बच्चा कल कैंपस सेलेक्ट हुआ है अडानी में। तो वो ऐसे बच्चों को जब मैंने पढ़ाना शुरू करा और उनके घरों में जाके पढ़ाती थी, ताकि ये लोग हमारे पास आपे विश्वास करें कि मेरे को फ़ोटो नहीं खिंचवाना, मेरे को। 1 मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। मतलब आपका ये कहना है कि जिस बच्चे को आपने पढ़ाया है उस बच्चे का अडानी ग्रुप्स में सिलेक्शन हो गया है। मतलब आपने उसको कितने साल से पढ़ाया और वो क्या एज थी जब उसने आपके यहाँ से पढ़ना शुरू किया? वो बच्चा 8वीं क्लास में था, ना उससे हिंदी बनती थी ना इंग्लिश बनती थी। वो आज भी बताता है कि अगर मैं हिंदी बोलता था तो दीदी से सीखता था इंग्लिश। और वो बच्चा कोचिंगों में मैंने फिर उसको एक इम्पल्स कोचिंग ने, हाँ उसका धन्यवाद करती हूँ, इम्पल्स कोचिंग ने फ्री पढ़ाया था। इम्पल्स कोचिंग ने दोनों बच्चों को GSITS में सेलेक्ट करने के लिए हेल्प की है। 92.8 परसेंटाइल JEE मेंस में आया वो बच्चे पहुँचे इम्पल्स के मदद से। और वो बच्चा बेसिकली भी हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था। उसको हम लोगों ने 8th क्लास से लेकर जो मेहनत करी है, 12th क्लास में उसने GSITS कवर करके और कल उसका कैंपस सिलेक्शन हुआ है। इस तरीके से वही बच्चा नहीं, इन बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में जील है, जो स्कूल नहीं जाते वो हिंदी की बुक पढ़ लेते हैं। 6-6 साल के छोटे छोटे बच्चे, ये जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये 6 साल की कन्या है, लेकिन ये हिंदी की अच्छे से रीडिंग कर लेती है और इंग्लिश की तरफ फोकस्ड है। इन बच्चों के लिए इनिशियली पेरेंट्स का कोऑपरेशन नहीं होता था, वो मुझे ही ब्लेम कर देते थे, क्या बच्चे दिन भर बिठा के रखती हो, क्या है। लेकिन जब उनमें संस्कार देखे, उन्होंने देखा कि बच्चे बहुत संस्कारित होते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपने माता पिता के पैर छूते हैं, झुकते हैं, नमस्ते करते हैं, और धीरे धीरे उनको समझ में आने लगा कि यहाँ पे रियलिटी में चीज़ें बदल रही हैं। पर शुरुआती दौर में बहुत मुश्किल आ जाती थी, लोगों का कुछ भी, टीचरों का भी सहयोग नहीं होता था। स्कूलों में तो लिटरली स्कूल जाता है बच्चा, वॉट एवर इज रिटन इज सिलेबस, वो अगर कॉपी कंप्लीट कर देता है, दैट्स एनफ। लेकिन वो बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, 7वीं से 8वीं में आ गया, 8वीं से 9वीं में आ गया, 10वीं में फेल हो रहा है, उसका रीज़न होता है कि हम वहाँ से बेस से पकड़ते नहीं हैं। तो हम लोग वो उन बच्चों को यहाँ पे खूब रिग्रस मेहनत करते हैं, वो स्कूल में एकदम डिफरेंट हो जाता है। इसी साल CM राइस का बच्चा राजेंद्र 91 परसेंटाइल से 91% टॉपर रहा है, स्कूल टॉपर रहा है। तो वो बच्चे हम लोग, वो भी बच्चा मेरे पास 7वीं में आया हुआ था, 7वीं से लेके अभी वो मेरे पास ही रिग्रेस रहा है। और इन बच्चों में वही एक एग्जाम्पल नहीं है, ये छोटे छोटे आरुषि 96.6% लेकर स्कूल में टॉपर रही है, और ये सारे वैष्णवी, ये सारे बच्चे बड़े मेहनत करते हैं और अपना दिन भर यहाँ रहते हैं। अब हमने एक शेड्यूल बना लिया है, बेटे ने मकान लेके दिया है जिसमें कि NGO चल रहा है, और उसमें
ये शेड्यूल बना हुआ है कि बच्चे 5 बजे उठ के बैठ जाएंगे और ये बच्चे रिगरस मॉर्निंग से लेके अपना क्लास वाइज प्रैक्टिस करते हैं, खाना वाना नाश्ता वाश्ता सब यहीं करते हैं, यहीं नाश्ता, यहीं लंच, यहीं डिनर होता है उनका, ताकि उनका टाइम किसी और चीज़ में ना लगे। पढ़ाई के साथ साथ और एक्टिविटीज़ में ड्राइंग्स है, इन लोग को क्राफ्ट करवाया जाता है, डांस है, म्यूज़िक है, ये सारी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, शेड्यूल में रखी जाती हैं। जस्ट पढ़ाई 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 नहीं होती है, मोनोटोनस करने की कोशिश नहीं करते हम इन लोगों को, और साथ में सब लोग नए नए प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि आप इन सारे बच्चों को खुद ही मैनेज करते हैं, तो मतलब इतने सारे बच्चों को मैनेज करना कैसे संभव है? मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे जो मैं देख रहा हूँ, मैं अपने कैमरा पर्सन से ही बोलूँगा बच्चों की ओर भी थोड़ा कैमरा लेके जाएं, कि इतने छोटे छोटे बच्चों को मैनेज करना, क्योंकि छोटे बच्चे जल्दी मानते नहीं चीज़ों को, वो अपनी ज़िद्द करते हैं, उनको पढ़ाना, उनके में संस्कार डालना, उनको शिक्षित करना, तो ये आपको कैसे आप ये चीज़ कर पाते हो, इसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैं अकेले नहीं, अब भगवान की दया से इतने सारे लोग जुड़ गए हैं। जैसे शारदा मैडम जो जवाहर की हैं, वो गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। रमा मैडम इंग्लिश जवाहर की हैं, वो भी आती हैं यहाँ पर। और मनोज सर जो शांति सरोवर से, त्रिपाठी सर जो रिटायर्ड ईडी हैं वो आते हैं, रामजी सर जो कि रिटायर्ड जीएम हैं, सब बीएचईएल से। ये लोग भी अपने एक टाइम में, ऑल्टरनेट डेज में, और अब एक जवाहर के रिटायर्ड वाघ सर भी आते हैं जो कि अपनी क्लासेस लेते हैं। तुषी मैडम है जो ड्राइंग और क्राफ्ट के लिए आती हैं। इसके अलावा दिन भर के लिए अगर हम लोगों ने मेंटोर्स बना दिए हैं, जो बहुत बड़े बच्चे हैं वो 8वीं तक के बच्चों को मेंटोरिंग करते हैं, जो 8वीं के बच्चे हैं वो 6वीं 7वीं के बच्चों को मेंटोर करते हैं, 6वीं 7वीं के बच्चे 3rd 4th, इस तरीके से दिन भर साइकिल बन जाता है, मैनेज हो जाता है। और फिर शाम को थोड़ी देर बच्चों के साथ में एंटरटेनमेंट के लिए उनको खिला देते हैं। तो जैसा आपने बताया कि आप अकेले नहीं, आपके साथ और भी आपके सहयोगी लोग हैं जो सारे मिलके आप लोग इस पूरे फाउंडेशन को चला रहे हैं। तो आज के दौर पे जैसे देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया में लोग दिखावे के लिए भी ये सब चीज़ें करते हैं। कई ऐसे फाउंडेशन है, कई ऐसे एनजीओज हैं जो ये दिखावे के लिए सरकार की तरफ से चाहते कि सरकार उनको पैसा दे, सरकार उनको प्रमोट करे, और वो अच्छा खासा पैसा भी बना लेते इस चीज़ से। तो क्या आपके मन कभी ऐसा ख्याल आया, लोगों ने आप पे ब्लेम डाला कि कहीं ऐसा आप भी तो नहीं कर रहे, या आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, मेरा तो कभी ख्याल नहीं आया कि मैं मीडिया में आ जाऊं। सोशल मीडिया में मैं कभी नहीं आना चाहती थी। अतुल सर जो सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे हैं, और ओम प्रकाश सर, 2 जने एक न्यूज़ के लिए और इनके लिए, खैर हम उनका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उस चीज़ों से आज आप भी आए और चीज़ें फैली। तो ये सब लोग चाहते थे कि मैं ये चीज़ आए, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती थी। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा एक, जैसे बोलते हैं ना, वो कुएं के मेंढक बन के दोनों रहना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी हो गया था, ऐसा हमारे ग्रुप ने करना शुरू करा, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होने से फ़ायदा हुआ है फ़ायदा। तो जैसा आपके जो फाउंडेशन है, मैं देख पा रहा हूँ इस फाउंडेशन का नाम है हर्षिनी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। तो आप चाहती हैं कि सरकार से कुछ मदद मिले इस फाउंडेशन को और बड़ा बनाने में, जिससे आप और भी बच्चों की मदद कर सकें, या ऐसा कुछ विचार है आपका? ये तो सर मुझे पता नहीं सरकार मदद करती है कि नहीं करती है, लेकिन हाँ, मैं अपने ही सिनेरियो के लोगों से, जो हम लोग को जान पाते हैं, या आपके थ्रू भी जो लोग जान पाएंगे, मैं उन लोगों से ज़रूर चाहूँगी तन मन धन से कैसे भी आप लोग उस चीज़ को अगर बढ़ाएं, ताकि बच्चे एक्सपोजर को जान पाएं। क्योंकि सर अगर हम एक विजिट भी करते हैं ना भोपाल का, तो 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होता है, बस का, बच्चे के वहाँ जाने का, करने का। और हम लोग ऐसी चीज़ों को करने के लिए ऐसे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जो इन बच्चों को एक्सपोजर कराए, पढ़ाए, लिखाए। मैं नहीं चाहती कि ये बच्चों को सरकारी मदद के लिए हम वेट करते रह जाएं, क्योंकि कई लोगों से सुना है एनजीओज़ को सरकारी मदद नहीं मिलती है, और जो मिलती है वो बड़ा पेपरबाजी हो जाती है। और इसी तरीके से लोगों को अगर लोगों को नॉलेज में आता है, तो बच्चों को एक्सपोजर 100% मिलेगा। मैं विश्वास करती हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अगर मेरे साथ सर लोग जुड़े हैं, त्रिपाठी सर जुड़े हैं, तो त्रिपाठी सर वो इस तरीके से जुड़े हैं कि उनको, मैं वहाँ मंदिर में गई थी, वो मंदिर में मेरे को मृत्युंजय योग केंद्र में वो मुझे देख पाए, जान पाए। तो इस तरीके से लोग मुझे आपके द्वारा जान पाएंगे और इन बच्चों को आगे मोटिवेट और नॉलेज देना चाहेंगे। जी सर, सही बात है। तो आपके में जैसे 40+ स्टूडेंट्स हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनकी क्या एज ग्रुप है, वो कितने छोटे हैं, और किस एज तक आपके इस फाउंडेशन में रह सकते हैं, आप कब तक उनकी पढ़ाई करवाते हैं? सर ये बच्चा अगर एक बार आ जाता है ना, तो छोड़ते नहीं बनता। अब जैसे रवि अगर कैंपस सिलेक्शन हो गया है, तो अभी प्रेम उतना ही बड़ा है, वो आता है, आज भी यहीं रहता है, तो कब तक रह सकता है उसके लिए हमने कोई लिमिट नहीं बनाई है। हमने ऐसी दूसरी चीज़, कौन सा बच्चा आ सकता है, अब
थोड़ा 50 बच्चे हो गए हैं, 40 प्लस 50 के आसपास हैं, तो अब तो रोक दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा नए बच्चे जो आते हैं वो पुराने बच्चों को डिस्टर्ब कर देते हैं। वो मैनेज करने में जो अच्छे बच्चे हैं, जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और सारा समय नए बच्चों को मैनेज करने में लग जाता है। इन्हीं बच्चों को हम लोग ऊपर बढ़ाते हैं और फिर धीरे धीरे बच्चे यहाँ से एंटर करते हैं। दूसरी चीज़, अगर इन लोगों का इंटरेस्ट है तो उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। जिसका जिस फील्ड में इंटरेस्ट होता है वैसा करवाया जाता है। किसी का ड्राइंग में होता है, किसी का पढ़ाई में ज़्यादा होता है, तो वैसा फोकस करते हैं। गधा हम मतलब ये नहीं कि तुम्हें पढ़ना ही है, गधा हम वाली लगे ही रहो, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती है। और जब जॉब हो जाता है, वो पहला एक्सपीरियंस है। अब क्या होते हैं देखते हैं सर आगे। चलिए अब आपको मिलवाते हैं इन्हीं के फाउंडेशन के एक ऐसे बच्चे से जिसका नाम है राजेंद्र लोधी, जिसमें भोपाल के सीएम राइस स्कूल में टॉप किया है अपने 12th क्लास में, जिसके 91% आए हैं। तो अब उसी से बात करते हैं कि उसने नेहा मैम से किस तरह से पढ़ाई की और किस तरह उसने अपने पीसीबी सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट में 91% अचीव किए हैं। स्वागत है आपका राजेंद्र। तो कैसे आपने नेहा मैम से जुड़े और किस तरह आपने पढ़ाई की थी? सर मैं दीदी से 7th क्लास से जुड़ा था। जब मैं आया था तो मुझे इंग्लिश की रीडिंग तो अच्छे से बिल्कुल आती ही नहीं थी, तो दीदी ने सबसे पहले इंग्लिश की रीडिंग ही करवाई थी। फिर धीरे धीरे फिर इंग्लिश की रीडिंग में सीख गया। लेकिन मेरा ऐसा था कि मैं आता ही नहीं था, घर पे बुलाती रहती दीदी, बार बार फ़ोन लगा देती, अभी भी ज़्यादा। फिर भी दीदी लेकिन फ़ोन लगाती रहती हैं कि लेकिन ये भटक ना पाए, ये अच्छा बच्चा है। तो फिर ऐसे ही मैंने दीदी के यहाँ से ही पढ़ाई की और दीदी ने 8th क्लास में वसीम क्लासेस ज्वाइन करा दी, जहाँ से फिर मैंने पढ़ाई की। लेकिन फिर दीदी पूछती थी कि क्या पढ़ाया स्कूल में, वो सब फिर दोबारा से रिवाइज़ कराती थी। और अभी 10th क्लास में भी सुबह से उठा के पढ़ने के लिए बिठा देना और यही सब शाम तक चलता रहता है। अभी 12th क्लास में भी जब 11th ख़त्म हुई तो सीधे फिर दीदी ने 12th की स्टार्ट करा दी थी पढ़ाई। और जो एक शारदा दीदी थी, उनने केमिस्ट्री की 11th से ही मतलब 11th ख़त्म हुई उसके बाद ही 12th शुरू करा दी थी। और अभी तक उनने हमें केमिस्ट्री पढ़ाई। अभी हमने नीट का पेपर भी दिया है। तो मतलब आपने बताया कि जब आप 7th क्लास में थे, जब स्टार्टिंग में आप नेहा मैम से जुड़े थे, तो आप स्टार्टिंग में आते नहीं थे, आपको बिल्कुल मन नहीं करता था, तो यही आपको खींच के लाती थी कि नहीं तुम होशियार हो, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर है कैपेबिलिटी। तो मतलब स्टार्टिंग में क्या ऐसा रीज़न था कि आप नहीं आना चाहते थे, या घर का कारण था, या ऐसा क्या था जो आप नहीं आते थे पढ़ने? मुझे सर ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ में थोड़ा अच्छा नहीं लगता, एक शांत माहौल में अच्छा लगता है, तो फिर मैं ज़्यादा नहीं आता। फिर बाद में जैसे धीरे धीरे आना शुरू किया तो फिर पढ़ाई में अपने आप मन लगने लगा? फिर माहौल प्रोवाइड किया ऐसा कि अलग से बच्चे पढ़ सकें। अब आज तो सबके लिए अलग अलग है सब कुछ, जो जहाँ पढ़े न चाहे पढ़ सकता है। चलिए अब आपको मिलवाते एक छोटी सी बच्ची से जिसका नाम है नफीसा, जो मात्र 6 साल की है और उसने नर्सरी कहीं से नहीं की है, वो नेहा मैम के इसी फाउंडेशन से बचपन से पढ़ती आई है। और मेरे सामने ये हाथ में 10th की बुक है। अब मैं नफीसा से इससे हिंदी बुक से रीडिंग करवाऊंगा, देखते हो उसको कितनी इससे रीडिंग बनती है। तो नफीसा, ये आप पढ़ सकते हो। इस पाठ में लेखक की डायरी का 26 जनवरी 1983 31 का एक कलकत्ता के स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए काफ़ी तैयारियां। तो सुना आपने, सिर्फ 6 साल की बच्ची नफीसा जिसने नर्सरी नहीं की, उसने यहाँ पे पढ़ाई की है और उसकी हिंदी स्पीकिंग इतनी अच्छी हो चुकी है, वो पढ़ सकती है हिंदी में लिखा हुआ सेंटेंस, वो भी 10th क्लास की बुक से। तो ये था हर्षिनी सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, जिसकी ओनर है नेहा ममतानी जी। उन्होंने आज से 2011 के समय ये फाउंडेशन को स्टार्ट किया था। शुरुआत में उनको बहुत दिक्कत आई, लेकिन अब जाके वो थोड़ा सा इस चीज़ में सेटल हो पाई हैं और अभी 40 से ज़्यादा बच्चों को वो शिक्षित कर रही हैं ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और आगे अपनी और जनरेशन को भी शिक्षा दे सकें। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।